हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल 12वीं क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो आरएसी को लेने जा रहे हैं, यानी क्या, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट तरल के रूप में होता है। क्या बोला है? वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में, ठीक, रेफ्रिजरेंट तरल के रूप में होता है। किस में होता है? कंडेंसर तथा विस्तार वाल्व में, या कंप्रेसर या फिर वाष्पीकरणकर्ता में, या विस्तार वाल्व और वाष्पीकरणकर्ता में, या फिर कंप्रेसर और कंडेंसर में। तो किस में रहता है? विस्तार वाल्व एंड वाष्पीकरण में। डेट इज सी इज द राइट आंसर। देखिए, क्या विस्तार वाल्व क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंसर वाल्व। एंड वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं? इवेपरेटर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। यानी पहले देखिए, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट तरल के रूप में होता है। किस में होता है? विस्तार वाल्व और वाष्पीकरणकर्ता में। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए, वायु में जलवाष्प के मिश्रण द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, वायु में जलवाष्प के मिश्रण द्वारा लगाया गया कुल दाब उन दाबों के योग के बराबर होता है जो प्रत्येक अवयव अपने आप उसी स्थान पर कब्जा करने पर लगाएगा। इस कथन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैस का गतिशीलता, या न्यूटन गैसों का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, या अवोगाद्रो की परिक्रम। डेट इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम बोलते हैं। क्लियर है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वायु और जलवाष्प के मिश्रण द्वारा लगाया गया कुल दाब उन दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो जो प्रत्येक अवयव अपने आप उसी स्थान पर कब्जा करने पर लगाएगा, इस कथन को क्या कहते हैं हम लोग? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सीओपी का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, ये तो सही है। ठीक है, पहला तो सही है। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग। वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले शीतलक की स्थिति शुष्क संतृप्त वाष्प होती है, ये भी सही है। दाब एंथैल्पी चार्ट में संतृप्त द्रव रेखा और संतृप्त वाष्प रेखा के बीच का स्थान आर्द्र वाष्प कहलाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो सभी ऑप्शन क्या है? सही है। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? क्लियर है। तो गलत कथन में क्या है? पहला क्या है? वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेटर का प्रदर्शन वाष्पीकरण और संघनक तापमान दोनों के साथ काफ़ी भिन्न होता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? वाष्प संपीड़न चक्र में गर्मी हस्तांतरण का उपयोगी हिस्सा कंडेंसर पर होता है। या तीसरा क्या? अमोनिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में किसी कंप्रेसर पंप या पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन क्या है? तरल रेफ्रिजरेंट को कम ठंडा करने पर प्रभाव प्रदर्शन के गुणांक को कम करना, क्या है? कम करना है। तो यानी पूछ रहा है, इनमें से क्या पूछा? इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है? तो क्या है, देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि तरल रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने पर प्रभाव प्रदर्शन के गुणांक को कम करना, यानी ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बाकी सभी क्या है? सही है। यानी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यस, यानी एसआई इकाई है। ठीक है, ऐसा इकाई में 1 टन रेफ्रिजरेटर होता है। 210 केजी पर मिनट, 21 केजी पर मिनट, 420 केजी पर मिनट, या फिर 840 केजी पर मिनट। तो सभी लोग को पता है 210 केजी पर मिनट। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, किसी विमान के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिजाइन करते समय मुख्य बात यह है कि, यानी कोई विमान है, कौन सा विमान हो रहा है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डिजाइन करते समय यह बात क्या होनी चाहिए? सिस्टम में उच्च सीओपी है, यह होना चाहिए, या फिर प्रति टीआर पावर कम हो, या सिस्टम में परिचालित रेफ्रिजरेटर का द्रव्यमान कम हो, या प्रशीतन उपकरण का द्रव्यमान कम हो। तो सबको पता है कि प्रशीतन उपकरण का द्रव्यमान कम होगा, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्वा अमोनिया अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में अपूर्ण
सुधार से पानी का संचय होता है। क्या बोला? एक्वा अमोनिया अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में अपूर्ण सुधार से पानी का संचय होता है। किससे होता है? कंडेंसर में होता है या वाष्पीकरण करने वाले में, सूखने वाले, इनमें से कोई नटी। सबको पता है कंडेंसर में होता है। क्या होता है? कंडेंसर में होता है। ठीक है, यानी एक्वा अमोनिया अवशोषण प्रणाली को अपूर्ण सुधार से पानी का संचय किसमें होता है? कंडेंसर में होता है। क्लियर है? 7 का ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 क्या है? एयर रेफ्रिजरेशन चालू होता है, यानी एयर रेफ्रिजरेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्नाट चक्र पे, उल्टा कार्नाट चक्र, रैकिन का चक्र, ब्रेटॉन का चक्र। सबको पता है कि एयर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो हमें किस पे कार्य करता है? ब्रेटॉन चक्र पे कार्य करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं हमको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर रेफ्रिजरेशन किस पे कार्य करता है? ब्रेटॉन चक्र पे कार्य करता है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अवशोषण प्रकार, अवशोषण प्रकार, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अवशोषण प्रकार के रेफ्रिजरेशन का COP होता है। ठीक है, यानी ऑब्जॉर्बर जो होता है उसकी रेफ्रिजरेशन COP कितनी होती है? कितनी होती है? देखिए T1 का मान, T1 दे दिया है कि क्या होता है? तापमान जिस पर काम करने वाला पदार्थ गर्मी प्राप्त करता है वो T1 होता है। और T2 क्या है? ठंडा पानी का तापमान। और T3 क्या है? वाष्पीकरण तापमान। ठीक है, तो हम लोग को ये सबको पता है कि जो ये उसका जो फार्मूला बनता है T3 इंटू में T1 माइनस T2 अपान में T1, और T1 इंटू में T2 माइनस T3 होता है। ठीक है, B इज़ द राइट आंसर। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सब। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 9 का बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्रांतिक तापमान का वह तापमान जिसके ऊपर क्या एक गैस तरल नहीं होगी, या एक गैस तुरंत द्रवित हो जाएगी, या पानी वाष्पित हो जाएगा, या फिर पानी कभी वाष्पित नहीं होगा। ठीक है, तो 10वें का क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिसके ऊपर एक गैस कभी भी तरल नहीं होगी। ये सबको पता होगा, हमें जहाँ तक लगता है एक गैस कभी भी तरल नहीं होगी, क्रांतिक ताप उसी को बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? वह सूचकांक जो मानव शरीर पर वायु के तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और वायु वेग के संयुक्त प्रभावों को सहसंबद्ध करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य दीप्तिमान तापमान, या प्रभावी तापमान, या फिर ओस बिंदु तापमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है? कि तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेट इज प्रभावी तापमान। ठीक है, यानी कि तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता और वायु वेग के संयुक्त प्रभावों से संबद्ध करता है, यानी इन तीनों में जो संबंध स्थापित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी तापमान, इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? देखिए फिलिंग द ब्लैंक है। में मौजूद, क्या बोला है? में मौजूद जलवाष्प, ठीक, में मौजूद जलवाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। 1 AM मानी 3। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क हवा का 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, शुष्क हवा का 1 मीटर क्यूब में मौजूद हो जलवाष्प के द्रव्यमान की निरपेक्ष जो आर्द्रता कहा जाता है। क्लियर है? यानी कि शुष्क हवा का 1 मीटर क्यूब में मौजूद जलवाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्लियर? यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, तो अदर में दे देंगे आपसे। तो क्या वहाँ ये भी दिया रहेगा कि शुष्क हवा का 1 मीटर क्यूब में मौजूद जलवाष्प द्रव्यमान कहा जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो भी कम डाउट होगा वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? असंतृप्त वायु के लिए औस बिंदु तापमान गीला तापमान होता है, किसके बराबर होता है? के बराबर, या के कम, या फिर से ज़्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो क्या होता है? से कम होता है, यानी तापमान से कम गीला बल्ब तापमान होता है। यानी असंतृप्त वायु के लिए औस बिंदु तापमान से
कम गीला बल्ब तापमान होता है, यानी 14 का बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता घटती है उस बिंदु का तापमान क्या होता है, के समान होता है, से कम होता है, या उससे ऊंचा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे सापेक्षिक आर्द्रता घटती है उस बिंदु का तापमान वैसे वैसे क्या हो जाता है, ये कम होता जाता है। क्लियर है? ठीक है, यानी 15 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, गीले बल्ब का तापमान 100% सापेक्षिक आर्द्रता पर डैश शुष्क बल्ब तापमान होता है, से के समान, से कम, सबसे ऊंचा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी गीले बल्ब का तापमान जब 100% सापेक्षिक आर्द्रता पर होता है तो उस समय क्या होता है, शुष्क बल्ब का तापमान समान हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, यानी इसका 16 का ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, उल्टे ब्रेटन चक्र में ऊष्मा को हवा द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, आइसोट्रॉपिक संपीड़न प्रक्रिया द्वारा होता है, या लगातार दबाव शीतलन प्रक्रिया, या आइसोट्रॉपिक विस्तार प्रक्रिया द्वारा, या फिर लगातार दबाव विस्तार प्रक्रिया द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, उल्टे ब्रेटन चक्र। ठीक है, उल्टा बोल रहा है, उल्टे ब्रेटन चक्र में ऊष्मा को हवा द्वारा अवशोषित किया जाता है, डेट इज लगातार दबाव विस्तार द्वारा हवा को अवशोषित किया जाता है, डेट इज 17 का डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 17 का डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, साइकोमेट्रिक चार्ट पर घुमावदार रेखाएं इंगित करती है। साइकोमेट्रिक चार्ट जो होती है, ठीक है, उसमें जो रोटेशनल रेखाएं होती है, यानी जो कर्व की साइड रेखाएं होती है, वो क्या इंगित करती है, सूखे बिजली गोले का तापमान, या गीले बल्ब का तापमान, या ओस बिंदु तापमान, या फिर सापेक्षिक आर्द्रता। तो यदि सबको पता है साइकोमेट्रिक चार्ट की जो कर्व रेखाएं होती है किसको प्रदर्शित करती हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करती हैं, यानी 18 का डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20 है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, एक साइकोमेट्रिक चार्ट पर लंबवत और समान रूप से दूरी वाली रेखाएं इंगित करती हैं सूखे बिजली गोले का तापमान, या गीले का तापमान, या ओस बिंदु का तापमान, या फिर विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, देखिए उसमें क्या था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कर्व रेखाएं पूछा था, और इसमें क्या पूछा है, लंबवत रेखाएं किसको इंगित करती हैं। तो चूंकि सबको पता है बिजली के गोले का तापमान को इंगित करती हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।